स्वागत है सभी विद्यार्थियों का केसीएस टेक्निकल पर। चलिए दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करते हैं डीसी शंट मोटर के बारे में। इससे पहले ऑलरेडी वीडियो हमने आपको प्रोवाइड की है डीसी श्रेणी मोटर की, और उस वीडियो को आप पहले से देख सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं डीसी शंट मोटर। ओके, तो डीसी शंट मोटर में ये आपकी आर्मेचर वाइंडिंग या आर्मेचर बनने जा रहा है, और ये आपका आर्मेचर हुआ, क्योंकि इस मोटर में फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के समांतर क्रम में लगाया जाता है। इस मोटर में फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के समांतर क्रम में लगाया जाता है, इसीलिए इस मोटर को कहते हैं डीसी शंट मोटर। ओके, इस मोटर को क्या कहते हैं? डीसी शंट मोटर। ये इसके सप्लाई टर्मिनल हैं, यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज कनेक्ट की जाएगी। सप्लाई वोल्टेज कनेक्ट होगी, जो होगी V आप जानते हैं डीसी मोटर को जो सप्लाई दी जाती है 220 वोल्ट की दी जाती है। कितना दी जाती है? 220 वोल्ट की। ठीक, इस सप्लाई वोल्टेज के कारण इस परिपथ में एक करंट फ्लो होगी I, यानी कि लोड करंट जिसे हम कहेंगे। क्या कहेंगे? लोड करंट I। और ये लोड करंट इस पॉइंट पर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक जो आर्मेचर में जाएगी उसको हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग कहेंगे, आर्मेचर, और ये हमारी है फील्ड वाइंडिंग। ओके, क्योंकि ये फील्ड समांतर में है इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? शंट फील्ड वाइंडिंग। राइट, अब यहाँ पर देखिए एक जो धारा है वहां पर कहा जाएगी? वो ISH में जाएगी। कहाँ जाएगी? ISH में। इस वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? RSH होगा। ठीक, इस वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? RSH। और इसमें जो EMF क्रिएट होगा वो चूंकि आर्मेचर धारा का अपोज करेगा। ठीक, आर्मेचर धारा का विरोध करेगा, इसलिए इस EMF का नाम होगा विरोधी विद्युत वाहक बल या बैक EMF। ओके, और जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस है उसको हम दिखाएंगे RSA। राइट, तो ये आपकी जो संरचना, जो स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ है वो है डीसी शंट मोटर का। ओके, अब हम लोग इसका इक्वेशन बनाएंगे, इसका समीकरण बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमको क्वेश्चन यानी इसके समीकरणों की, यानी इसके EMF समीकरणों की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि हम इस पॉइंट को आप A1 और A2 नाम देंगे, क्योंकि आर्मेचर का पॉइंट है और आर्मेचर का जो पॉइंट होता है वो A1 और A2 से प्रदर्शित किया जाता है। तो पॉइंट A1 पर हम देखेंगे, पॉइंट A1 पर, ठीक, पॉइंट A1 पर जो IA होगा, पॉइंट A1 पर I = IA प्लस ISH। राइट, पॉइंट A1 पर देखेंगे आप I = IA प्लस ISH, क्योंकि इस पॉइंट पर आप लगाएंगे आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। किरचॉफ का पहला नियम कहेगा आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो इस पॉइंट पर जो धारा आ रही है वो I है, और जो जाने वाली धारा है वो IA और ISH है। तो हम यहाँ पर देखेंगे IA बराबर IA प्लस ISH। ठीक, और इस लूप सेक्शन में हम क्या करेंगे? लूप नंबर 1 और लूप नंबर 2। ठीक, लूप नंबर 1 में किरचॉफ का वोल्टेज नियम लगाने पर, लूप नंबर 1 में KVL लगाने पर, ओके, KVL लगाने पर लूप नंबर 1 में हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? KVL। और जब इसमें KVL अप्लाई करेंगे तो हमको क्या फॉर्मेट मिलेगा देखते हैं। तो KVL में लगाएंगे तो हमारा सप्लाई वोल्टेज V, हमने यहाँ पर एक सप्लाई वोल्टेज लगाया V, और इस वोल्टेज के कारण जो पहला वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा IARA। ठीक, और दूसरा जो EMF होगा वो खुद बैक EMF है EB। ठीक, तो यहाँ से हमको किरचॉफ का वोल्टेज नियम लगाने पर लूप नंबर 1 में एक समीकरण जनरेट होगी, इसे आप EMF का समीकरण कह सकते हैं। ठीक, यहाँ से आप अगर बैक EMF कैलकुलेट करना चाहेंगे तो V - IA
RA जो जनरेटर में बैक ईएमएफ और सप्लाई वोल्टेज के बीच का जनरल इक्वेशन है। ठीक, आप EB को इस फार्मूले की सहायता से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। EB बराबर 5PNZ अपॉन 60 है, जहां पर 5 आपके फ्लक्स हैं वेबर में, P आपका पोल्स है, N आपकी स्पीड है, Z जो है आपके कंडक्टर्स की संख्या है, और A जो है आपका यानी पैरेलल पथ यानी समांतर पथों की संख्या है। ओके, यहाँ पे हम ISH कैलकुलेट करेंगे। ISH, ठीक, ISH कैलकुलेट करेंगे तो ISH इक्वल टू होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्या है, सप्लाई में है, यानी जो आपकी शंट वाइंडिंग है वो सप्लाई के समांतर में है और आर्मेचर के भी समांतर में है। चूंकि शंट वाइंडिंग सप्लाई और आर्मेचर के समांतर में है, आर्मेचर के समांतर में है, समांतर में है, इसलिए शंट वाइंडिंग में वोल्टेज, शंट वाइंडिंग में वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा, सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा। ओके, दोनों वोल्टेज बराबर होंगे क्योंकि समांतर में वोल्टेज क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए ISH हो जाएगी, ISH इक्वल टू ओम के नियम के अकॉर्डिंग ISH इक्वल टू V अपॉन RSH। यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर ले जाएंगे। ठीक, और इस मोटर में जो डेवलप पावर है, मोटर में उत्पन्न शक्ति जो होगी, शक्ति PA इक्वल टू IA इंटू EB, ये आप कह सकते हैं EB/IA वाट। ठीक, और जो सॉफ्ट पर जाएगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, BHP कहेंगे। ये आपकी IHP है, इंडिकेटिंग हॉर्स पावर, EB/IA वाट। ठीक, तो इस प्रकार से हम DC शंट जनरेटर का चित्र और उसके इंपॉर्टेंट समीकरणों को जनरेट करते हैं। तो आप इंपॉर्टेंट समीकरणों को ध्यान रखिएगा और सारे समीकरण आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि इन्हीं समीकरणों की सहायता से हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे हमें इसके अभिलक्षणों को जानना है। तो हम देखते हैं डीसी शंट मोटर के क्या क्या अभिलक्षण हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे किसी मोटर के 3 अभिलक्षण होते हैं। इससे पहले भी हमने आपको बताया था शंट मोटर के अभिलक्षण। शंट मोटर के अभिलक्षण से तात्पर्य है कि जिसकी सहायता से हम मोटर के गुणों का निर्धारण करेंगे कि मोटर का उपयोग कैसे किया जाए, मोटर को हम जीरो लोड पर रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे। तो अभिलक्षण हम 3 प्रकार के होंगे। एक होगा हमारा टार्क लोड अभिलक्षण, टार्क लोड अभिलक्षण, टार्क लोड अभिलक्षण जिसे कहेंगे TIA, यानी लोड और टार्क के बीच क्या रिलेशन होगा, इस अभिलक्षण से हमको पता लगेगा। ओके, दूसरा अभिलक्षण होगा गति लोड अभिलक्षण, गति लोड अभिलक्षण, अभिलक्षण यानी NIA। ठीक, इस अभिलक्षण से हमको ये पता चलेगा कि लोड बढ़ाने पर डीसी शंट मोटर की गति में क्या परिवर्तन होता है। और तीसरा अभिलक्षण जो होगा वो होगा टार्क गति अभिलक्षण, टार्क गति अभिलक्षण।
राइट। तीसरा विलक्षण जो है वो क्या है, टार्क गति यानी टीएन अभिलक्षण, टीएन अभिलक्षण है। ओके, तो इन तीनों अभिलक्षणों की सहायता से हम लोग ये क्लियर करेंगे कि शंट मोटर का उपयोग कहाँ किया जाए और किस प्रकार के लोड पर किया जाए। तो पहले देखते हैं हम लोग टार्क लोड अभिलक्षण। टार्क लोड अभिलक्षण, टार्क लोड अभिलक्षण। तो टार्क लोड में हम लोग देखेंगे कि डीसी मोटर में जो टार्क का फार्मूला है, डीसी मोटर में टार्क हमने आपको ऑलरेडी बताया है, डीसी मोटर में टार्क T प्रोपोर्शनल फाई IA। ओके, डीसी मोटर में जो टार्क है वो क्या है, T प्रोपोर्शनल फाई IA है। परंतु फाई क्या है, फाई शंट मोटर में स्थिर है। फाई शंट मोटर में क्या है, स्थिर है, क्योंकि शंट वाइंडिंग एक स्थिर फ्लक्स उत्पन्न करती है। तो इसलिए T प्रोपोर्शनल IA यानी जो टार्क होगा वो आर्मेचर के समानुपाती होगा, आर्मेचर धारा के समानुपाती होगा। इसका हम लोग यहाँ पे ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमको एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, लोड IA और टार्क T, लोड आई और टॉर्क टी के बीच एक रेखा ड्रा करेंगे तो एक सीधी रेखा ड्रा होगी। इससे पहले अगर आपको याद होगा डीसी श्रेणी मोटर में हमने बताया था, डीसी श्रेणी मोटर में टी प्रोपोर्शनल IA स्क्वायर यानी टार्क जो था वो आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती था, राइट। और यहाँ पर जब हम एक ग्राफ ड्रा करते थे टार्क और लोड के बीच, IA और T के बीच, तो हमको इस प्रकार से एक रेखा प्राप्त होती थी। इन दोनों रेखाओं को देखने से आपको पता लग जाएगा कि डीसी श्रेणी मोटर में लोड में थोड़ी वृद्धि होने पर भी टार्क में ज्यादा वृद्धि होती थी। यानी डीसी श्रेणी मोटर में लोड अगर थोड़ा बढ़ाया जाता था तो टार्क पर्याप्त मात्रा में बढ़ता था, लेकिन शंट मोटर में लोड जो है टार्क के प्रोपोर्शनली है। यानी यहाँ पर जो है लोड आपका लगभग अगर स्थिर होगा तो टार्क भी क्या रहेगा, स्थिर ही रहेगा, ठीक। तो इस अभिलक्षण से स्पष्ट है कि श्रेणी मोटर का जो स्टार्टिंग टार्क है वो नॉर्मल है, बहुत ही ज्यादा नहीं है, इसीलिए इसको हम भारी लोड पर स्टार्ट नहीं कर सकते। इस मोटर को हम कभी भी भारी लोड पर या लोड के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते। श्रेणी मोटर का उपयोग शंट मोटर का उपयोग आप ऐसे स्थानों पर करेंगे जहां पर लोड या तो मोटर के साथ पहले डिस्कनेक्ट है, पहले से कनेक्ट नहीं है, अथवा अगर लोड कनेक्ट है तो वो हल्का लोड है। भारी लोड के साथ कभी भी इस मोटर को चयनित नहीं करेंगे, क्योंकि ये अभिलक्षण हमको बताता है कि भारी लोड के साथ इस मोटर को प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे दूसरा अभिलक्षण इसका देखते हैं। दूसरे अभिलक्षण में हमको पता लगेगा गति लोड अभिलक्षण, ठीक। तो डीसी मोटर की गति, गति N प्रोपोर्शनल EB अपान फाई, डीसी मोटर की गति N प्रोपोर्शनल EB अपान फाई। परंतु अभी हमने बताया शंट मोटर में क्या है, परंतु शंट मोटर में फाई हमने क्या बताया, स्थिर। फाई क्या है, स्थिर, और फाई स्थिर है तो EB भी आपका क्या होगा, स्थिर होगा, क्योंकि फ्लक्स जो जनरेट हो रहा है वो फ्लक्स कटने से ही बन रहा है। अगर फ्लक्स स्थिर रहेगा तो EB का मान भी स्थिर रहेगा, इसलिए N क्या होगी, स्थिर होगी, राइट। तो डीसी शंट मोटर की जो गति है वो क्या है, लगभग स्थिर है। डीसी शंट मोटर एक स्थिर गति वाली मोटर है, ठीक। और इसका हम लोग जब ग्राफ ड्रा करेंगे यहाँ पर, तो इस पर आप यानी y एक्सिस पर स्पीड को दिखाएंगे यानी गति को दिखाएंगे, और इस पर लोड को दिखाएंगे x एक्सिस पर। तो लोड और इसके बीच जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो आपको